Hello, my dear children. How are you all? I hope you all are healthy and you have practiced your previous chapter. So, in this class, we are going to start our next chapter, which is going to be your chapter number 9, and its name is Data Handling. तो बच्चों इस चैप्टर में हम डेटा के बारे में सीखेंगे, ठीक है? डेटा के बारे में फिर हम देखेंगे पिक्टोग्राफ्स क्या होते हैं एंड देन वी विल learn about bar graphs. Okay, so let's begin our chapter. So in our earlier classes, we have already learned about the method of collecting and representing data in the form of pictographs and bar graph. In this class, we shall review what we have learned earlier and then learn about the meaning of data, the method of choosing data to examine a hypothesis, collection and organization of data, pictograph making bar graph for the collected data collected. Okay. Now बच्चों, what is data? Data क्या होता है? ठीक है. तो यहाँ पे बच्चों एक एग्जाम्पल लिया गया है जिसमें एक सोसाइटी है, ठीक है, और इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है अबाउट देयर फेवरेट कलर्स, ठीक है, कि उनको ब्लैक, रेड, ब्लू या पिंक में से कितने लोगों को कौन सा कलर, कितने चिल्ड्रन को कौन सा कलर पसंद है, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए ये एक डेटा लिया गया है जिसमें ब्लैक कलर 40 चिल्ड्रन को पसंद है, रेड 50 चिल्ड्रन को, ब्लू 30 और पिंक 25 को, ठीक है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितना इजीली आइडेंटिफाई करा है हमने अबाउट द मोस्ट फेवरेट कलर ऑफ द चिल्ड्रन. और कौन सा है बच्चों, जो सबसे ज्यादा चिल्ड्रन को पसंद है वो आपका मोस्ट फेवरेट कलर होगा, विच इज योर रेड कलर. सो बच्चों ये टेबल हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, ये टेबल हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है अबाउट द फेवरेट कलर ऑफ द चिल्ड्रन, राइट. तो इस टाइप के इंफॉर्मेशन को ही हम डेटा कहते हैं, ठीक है. सो अ डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गेट सम इंफॉर्मेशन. अब बच्चों कलेक्शन ऑफ डेटा, द डेटा इज मेनली collected by investigator with a definite aim in mind. तो बच्चों जब डेटा कलेक्ट किया जाता है वो एक डेफिनेट एम के साथ कलेक्ट किया जाता है. जैसे ऊपर वाले केस में जो इंफॉर्मेशन थी वो गैदर की जा रही थी अबाउट द फेवरेट कलर ओनली, ठीक है. फेवरेट कलर के ऊपर ही बच्चों इंफॉर्मेशन गैदर की गई थी. सो एग्जाम्पल, मंथली इनकम, एज, सेक्स एटसेट्रा. देयर आर वेरियस मेथड फॉर कलेक्टिंग डेटा. अब बच्चों डेटा कलेक्ट करने के काफी सारे मेथड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टीचर आपके मार्क्स पता करना चाहती है दैट यू स्कोर्ड इन मैथमेटिक्स टेस्ट बाय द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, वन सिंपल मेथड इज कि वो बच्चों हर बच्चे से पूछेगी एक एक करके कि आपके कितने मैथ्स में एग्जाम मार्क्स आए हैं और सबके फिर नोट करेगी, ठीक है. इन दिस वे शी विल बी एबल टू फाइंड आउट हाउ मेनी आर पास्ड. इससे वो पता लगा पाएगी बच्चों के कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं और कितने फेल हुए हैं, राइट. सो ये मेथड काफी सिंपल है बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि अगर स्टूडेंट ज्यादा हो तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा एक पीस ऑफ पेपर पे लिखने में कि कौन सा बच्चा फेल है, किसके कितने मार्क्स आए हैं, राइट. सो देन द टीचर विल काउंट द नंबर ऑफ पीसेस. एक और मेथड है बच्चों जिसमें वो क्या करेगी, हर स्टूडेंट से बोलेगी कि वो अपने मार्क्स लिखेंगे एक पीस ऑफ पेपर पे, राइट. और फिर उसको वो क्या करेंगे, एक बाउल के अंदर डाल देंगी, ठीक है. देन टीचर विल काउंट द नंबर ऑफ पीसेस ऑफ पेपर. आफ्टर दैट शी विल गेट द इंफॉर्मेशन. उसके बाद बच्चों वो क्या करेंगी, जो सभी पीसेस ऑफ पेपर है उनको काउंट करके जो इंफॉर्मेशन है वो देखेंगी, ठीक है. सपोज वी वांट टू सी द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंग्लिश एंड हाफ ईयरली एग्जामिनेशन. देयर आर 24 स्टूडेंट्स इन द क्लास. द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ईच स्टूडेंट आउट ऑफ 90 आर शोन. तो यहाँ पे बच्चों ये इन्फॉर्मेशन दी गई है अबाउट द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट, ठीक है. सो हेयर ईच एंट्री इज अ न्यूमेरिकल फैक्ट एंड इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन. तो बच्चों यहाँ पे हर मार्क्स जो है वो क्या है, वो है ऑब्जर्वेशन, ठीक है. इसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं. ऑब्जर्वेशन का जो कलेक्शन होता है बच्चों वो इनिशियली जब कलेक्ट किया जाता है उसको रॉ डेटा बोला जाता है. अब जैसे पूरी क्लास के मार्क्स आपने एक जगह लिख लिए, वो आपका रॉ डेटा है. अभी वो उसको आपने किसी चीज में ऑर्गेनाइज नहीं किया, किसी की बेसिस पर ऑर्गेनाइज नहीं किया, ठीक है. वो बस एक रॉ डेटा है. अभी वी हैव टू अरेंज. फिर उसके बाद बच्चों जब रॉ डेटा को आप अरेंज करते हो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, फिर आपका कोई कंक्लूजन आता है कि किसने सबसे ज्यादा स्कोर किया या किसने सबसे कम किया, कौन फेल हुआ कौन पास हुआ, राइट. सो द डेटा अरेंज इन एन ऑर्डर असेंडिंग और डिसेंडिंग उसको बोलते हैं एरेड डेटा. तो सबसे पहले आपका होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है.
मतलब होता है सबसे पहले रॉ डेटा, फिर आ जाता है आपका एरेड डेटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस किया गया है, ओके। इसके बाद बच्चों वी कंक्लूड दैट हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द क्लास इज 88। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि हाईएस्ट मार्क्स 88 है, लोएस्ट मार्क्स 40 है। अब बच्चों रेंज ये एक और टर्म होता है जिसमें हम हाईएस्ट वैल्यू को मिनिमम वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू को और मिनिमम वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम है 88, मिनिमम है 40, तो यहाँ पे रेंज कितनी हो जाएगी 88 माइनस 40, ठीक है, विच विल बी 48, ठीक है। अब आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। 20 चिल्ड्रन वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट कलर्स, द रिजल्ट्स वर। अब बच्चों हम देखेंगे कि डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे 20 चिल्ड्रन से पूछा गया है उनके फेवरेट कलर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये रॉ डेटा आ गया, ठीक है। सो रेड ब्लैक, रेड ब्लू, पिंक ब्लू, ब्लैक पिंक, इस तरीके से आपके पास ये डेटा आ गया। अब हम इस डेटा को क्या करेंगे, एक टेबल में ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा टाइप ऑफ कलर, ठीक है। कौन कौन से कलर हैं, रेड, ब्लैक, ब्लू और पिंक है, ओके। फिर हमारे पास आता है टैली मार्क्स और यहाँ पे आ जाएंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। सो बच्चों हम ये जो इंफॉर्मेशन है जो कि डेटा है हमारा, इसको हम टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे टैली मार्क्स और टैली मार्क्स को यूज करके। सो टैली मार्क्स बेसिकली हमारे जो टास्क होते हैं उसको काफी इजी बना देते हैं, बिकॉज इनको रिप्रेजेंट इनके थ्रू बच्चों रिप्रेजेंट करना काफी इजी हो जाता है। जैसे कि रेड कलर कितने बच्चों को पसंद है, रेड कलर 5 चिल्ड्रन को पसंद है। अब इसको टैली मार्क्स में हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। टैली मार्क्स में बच्चों हम वर्टिकल लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स को, ठीक है, जिसमें 4 आपकी वर्टिकल लाइन होती है और 5th लाइन आपकी इस तरीके से डायगोनल लाइन होती है। तो ये आपका रिप्रेजेंट हो रहा है 5। अब जैसे ब्लू पसंद है 6 बच्चों को, तो हम यहाँ पे पहले 5 रिप्रेजेंट करेंगे और फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे विद 1, तो ये हो जाएगा आपका 6। फिर ब्लैक बच्चों अगेन 5 बच्चों को पसंद है और पिंक 4 बच्चों को। तो यहाँ पे देखिए टैली मार्क्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है और टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो गए 20, ठीक है। So we make one tally mark for one observation. After 4 observations, we cross them to represent the 5th one. Clear? Now by looking at the table, we conclude that blue is the most preferred color and 6 children out of 20 like blue color. अब यहाँ पे बच्चों हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी होता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम एक ऑब्जर्वेशन रिपीट कर रही है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ठीक है। इधर हमें वेट गिवन है 24 स्टूडेंट्स के ऑफ अ क्लास। सो हियर यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास सभी वेट्स हैं। अब इस डेटा को बच्चों हम एरेड डेटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसको हम मतलब पहले अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर, आफ्टर दैट वी विल पुट देम अरेंज देम इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो यहाँ पे देखिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज किया है, उसके बाद टेबल में बच्चों पहले वेट डिफाइन किया है, फिर इसको टैली मार्क्स से रिप्रेजेंट किया है और फिर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पे बच्चों 32 की 2 है, बिकॉज 32 जो है वो 2 बार है, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी क्या होता था, फ्रीक्वेंसी मतलब होता था कि कितने नंबर ऑफ टाइम आपकी ऑब्जर्वेशन आपके डेटा में रिपीट हुई है, ठीक है। 35 की 3 है, 36 की 4, 37 की 4, 38 की 2 एंड सो ऑन। ओके आगे चलते हैं बच्चों अब अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एक डाइस है बच्चों को 30 टाइम्स थ्रो किया गया है और उसके आउटकम्स बच्चों ये हैं, ठीक है। अब इस डेटा को हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों ये टेबल में इसको रिप्रेजेंट किया है, सबसे पहले आउटकम, फिर टैली मार्क्स के थ्रू एंड देन फ्रीक्वेंसी। ओके नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर एक्सरसाइज व्हिच इज योर एक्सरसाइज 9.1। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन करना है आपको बच्चों डेटा क्या होता है। डेटा होता है बच्चों आपकी इंफॉर्मेशन दैट यू गैदर्ड ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। एक टॉपिक के ऊपर जब एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन गैदर होती है उसको हम डेटा कहते हैं। रॉ डेटा होता है बिफोर अरेंजिंग इट इन एरेड डेटा, ठीक है।
उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग या किसी पर्टिकुलर बेसिस पे अरेंज करने से पहले जो डेटा होता है दैट इज नोन एज योर रॉ डेटा. नेक्स्ट वंस आर योर होमवर्क. नाउ हियर वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द फॉलोइंग. तो यहाँ पे देखिए बच्चों, फर्स्ट हमारे पास है ऑब्जर्वेशन, फिर आ जाएगा टैली मार्क, फिर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो फर्स्ट डेटा है आपका 7. तो आप सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू लेंगे 1, फिर है 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 तक है बच्चों. अब हम देखेंगे 1 कितनी बार रिपीटेड है. सो 1 इज 1, 2, 3. 3 टाइम्स है बच्चों 1. यहाँ पे टैली मार्क्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर देंगे. फिर 2 देखते हैं. सो 2 है 1, 2, 3, 3 टाइम्स. ठीक है, तो यहाँ पे 3, फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी इन दोनों की. 3 कितनी बार है बच्चों. 1, 2, 2 टाइम्स. सो 1, 2. फिर देखते हैं 4, 1, 2, 3, 3 टाइम्स है बच्चों 4. सो 1, 2, 3. 5 कितने टाइम्स है. 1, 2, 3, 4, 4 टाइम्स. ठीक है, सो 1, 2, 3, 4. 6 कितने टाइम्स है. 1, 2, 3, 3 टाइम्स. 1, 2, 3. 7 कितने टाइम्स है बच्चों. 1, 2, 3, 4, 4 टाइम्स. 1, 2, 3, 4. 8 कितने टाइम्स है. 1, 2, 3, 3 टाइम्स. 1, 2, 3. एंड 9 है बच्चों. 1, 2, 3. 3 टाइम्स है बच्चों आपका 9. तो ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. क्लियर. आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे. अगेन बच्चों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है. दिस इज योर होमवर्क. ठीक है, अब बच्चों इस डेटा को, यहाँ पे आपके पास डेटा है अबाउट द शू साइज ऑफ 30 स्टूडेंट्स. सो सबसे पहले इस डेटा को हमें अरेंज करना है टेबल की फॉर्म में. टैली मार्क्स यूज करने हैं और फिर उस इन क्वेश्चंस को आंसर करना है. ठीक है, तो पहले आप जब अरेंज कर दोगे उसके बाद आपको बताना है कौन सा शू साइज मैक्सिमम नंबर का है. ठीक है, जो कि एक जो स्टूडेंट है वो वोर करते हैं, और कौन सा स्टूडेंट जो है सबसे मिनिमम नंबर का शू साइज वोन करता है. ठीक है, तो ये दोनों आंसर आप लिखोगे. इसी तरीके से बच्चों अगेन यहाँ पे आपके पास टेबल बनानी है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जैसे मैंने आपको बना के दिखाई सेम उसी तरीके से बनेगी. अब चलते हैं बच्चों आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ क्या होता है बच्चों. पिक्टोग्राफ का मतलब होता है जब आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हो इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स. ठीक है, तो जब a pictograph represent data through pictures of objects, so it helps us to understand and analyze data at a glance. तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए. The following pictograph shows the number of students, number of pens sold by a shopkeeper during the first 4 days of a week. One pen represent 10 pens. तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास डेटा है जिसमें एक शॉपकीपर ने इन चारों दिन में कितने पेन्स को सोल्ड किया है उसका पिक्टोग्राफ बना हुआ है. ठीक है, अब यहाँ पे एक पेन जो है पिक्चर, एक पेन की पिक्चर 10 पेन्स को रिप्रेजेंट कर रही है. तो बच्चों पिक्टोग्राफ में आप देख सकते हो स्केल का कितना इम्पोर्टेंट रोल है, जिसमें आपको स्केल बताता है कि एक पिक्चर कितने ऑब्जेक्ट्स या कितने डेटा को बताती है. ठीक है, तो यहाँ पे मंडे को अगर आप देखें तो 10, 20, 30, 40 उसने 40 पेन सोल्ड करे. ट्यूसडे को 10, 20, 30, 40, 50, 60. ठीक है, वेडनेसडे को 20, थर्सडे को 30. अब बच्चों इस पिक्टोग्राफ से वी कैन एनालाइज दैट द नंबर ऑफ पेन्स दैट ही सोल्ड इन 4 days आर दीज. ठीक है,
एग्जाम्पल 2 देखिए, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ बल्ब्स हैं जो कि एक शॉपकीपर ने सोल्ड किए हैं ऑन डिफरेंट डेज ड्यूरिंग द वीक। अब यहाँ पे स्केल जो है देखिए, एक बल्ब यहाँ पे 8 बल्ब्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे उसने इतने सोल्ड करे। अब आप एक और चीज यहाँ पे नोटिस करोगे, वेडनेसडे को जो लास्ट है बल्ब वो हाफ है। सिमिलरली सैटरडे को भी बच्चों हाफ बल्ब है। तो हाफ बल्ब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाफ बल्ब का मतलब है कि वो 4 बल्ब्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर फुल बल्ब 8 बल्ब को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आधा कितने को करेगा? 8 डिवाइडेड बाय 2, 4। ठीक है, 4 बल्ब्स को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मेनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन थर्सडे? थर्सडे को कितने सोल्ड हुए हैं? सो 8, 16, 24, 24 बल्ब्स। ओके, वेडनेसडे को कितने सोल्ड हुए हैं? वेडनेसडे को 24, 24 प्लस 4, 28। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। एग्जाम्पल 3 में बच्चों अगेन हमारे पास एक पिक्टोग्राफ है जिसमें एक सिटी के अंदर 5 शॉपकीपर्स सोल्ड कर रहे हैं नंबर ऑफ मैंगो बास्केट को इन दी पर्टिकुलर सीजन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 5 शॉपकीपर्स के नाम है, समीर, ऋषि, अंकित, राजीव और अमित। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ बास्केट्स हैं जो कि इन्होंने सोल्ड की हैं। अब यहाँ पे आपके पास स्केल कितना है? स्केल है कि एक मैंगो आपके 100 बास्केट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इसी को हम रीड करके बच्चों इन आंसर्स को इजीली आंसर कर सकते हैं। सो बच्चों इसी को पिक्टोग्राफ कहते हैं, जिसमें जो डेटा है वो इस तरीके से टेबल के अंदर पिक्चर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है और उसी के बेसिस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो अब क्वेश्चन जो है बच्चों एक्सरसाइज में 2 तरीके से आ सकता है कि आपको पिक्टोग्राफ ड्रॉ करने के लिए कहा जाए या फिर दूसरा आपके पास पिक्टोग्राफ हो, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस हो, आपको उनको आंसर करना हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं बच्चों। नाउ वी हैव आवर एक्सरसाइज 9.2। सो इधर हमारे पास एक पिक्टोग्राफ गिवन है जहाँ पे इट शोज द नंबर ऑफ कार्ड्स sold during 5 months of the year 2010. We have to answer the questions that follow. Okay, let's see. अब जनवरी में बच्चों इतनी कार सोल्ड हुई हैं। अब यहाँ पे एक कार की पिक्चर बच्चों 40 कार्ड्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हमें बताना है इन विच मंथ मैक्सिमम कार्ड्स वर सोल्ड। सो बच्चों क्लियरली हम यहाँ पे देख सकते हैं अप्रैल में ज्यादा कार्ड्स हैं, तो अप्रैल में सबसे ज्यादा कार्ड सोल्ड हुई है। फिर आता है इन विच मंथ द सेलिंग ऑफ कार वाज मिनिमम। मिनिमम बच्चों हुई है मार्च में। ठीक है, हाउ मेनी कार्स वर सोल्ड इन फेब्रुअरी। फेब्रुअरी में बच्चों कितनी कार सोल्ड हुई है? सो दिस इज 40, 80, 120, ओके, 160, 200 एंड दिस विल बी 240। ठीक है, 240 कार्स सोल्ड हुई है। हाउ मेनी टोटल कार्स वर सोल्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी एंड अप्रैल। जनवरी में कितनी हुई है बच्चों? 40, 80, 120, 160 and this is 200. So 200 plus अप्रैल में कितनी हुई है बच्चों? This is 320. ठीक है, तो बच्चों इन दोनों को ऐड करके we will get our answer 0, 2, 5. 520 cars. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नंबर ऑफ गार्डन्स इन अ टाउन ड्यूरिंग 4 years is given in the following pictograph. Answer the question that follow. जो 2016 में इतने नंबर ऑफ गार्डन्स, 17 में इतने हैं, 18 में इतने हैं, 19 में इतने। यहाँ पे बच्चों एक जो पिक्चर है वो 20 गार्डन्स को रिप्रेजेंट कर रही है। सो हाउ मेनी गार्डन्स वर देयर इन 2017? सो इट इज 20, 40, 60. ओके, 60 गार्डन्स। How many gardens were more in 2019 than 2018? 19 में कितने हैं बच्चों? 20, 40, 60 और ये बच्चों 10 हो जाएगा क्योंकि हाफ है। सो ये हो जाएगा आपका 70। इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे 18 के। ठीक है, ये हो जाएगा 20 और ये 1, 10 विच इज 30। तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 40। ठीक है, 40 गार्डन्स। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ गार्डन्स ऑफ 2007 टू 2018। बच्चों लास्ट वन इज योर होमवर्क। आगे चलते हैं।
अब यहाँ पे आपको पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। आप चेयर्स, आप स्केल लोगे, ये वाली पिक्चर ड्रॉ करोगे और यहाँ पे एक चेयर आपकी 10 चेयर्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप क्या करोगे बच्चों, एक कॉलम में अपने चेयर्स लिख दोगे, रूम नंबर लिख दोगे और दूसरे में आप अपनी चेयर्स को रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क। अगेन यहाँ पे बच्चों आपको पिक्टोग्राफ ड्रॉ करना है। आप बुक का यूज करोगे इधर, यू विल ड्रॉ अ बुक एंड रिप्रेजेंट योर डेटा थ्रू पिक्टोग्राफ। ओके, सो बच्चों नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है बार ग्राफ। अब बच्चों बार ग्राफ क्या होता है, अभी हमने पिक्टोग्राफ के बारे में पढ़ा जिसमें वी हैव रिप्रेजेंटेड आवर डेटा थ्रू पिक्चर्स, राइट। अब बार ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ में हम सेम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं बट दिस टाइम वी रिप्रेजेंट इट थ्रू बार्स, ठीक है। हम बार के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं जिनकी सेम विड्थ होती है, ओके, यूनिफॉर्म विड्थ होती है, इक्वल स्पेसिंग होती है उनके बीच में। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक बार ग्राफ का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस, ये बार्स के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है। और यहाँ पे देखोगे तो आप यू विल सी कि यहाँ पे सबकी विड्थ जो है वो इक्वल है और सभी इक्वल डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, राइट। अब आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ बार ग्राफ। अब बच्चों अगर आप बार ग्राफ को ऑब्जर्व करो, सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ डेटा इट रिप्रेजेंट्स एंड ड्रॉ सर्टेन कंक्लूजंस फ्रॉम इट। अब यहाँ पे जो बार ग्राफ है बच्चों, ये रिप्रेजेंट कर रहा है marks that is obtained by Radhika in 6 subjects in an annual examination। तो ये राधिका के मार्क्स हैं बच्चों डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, इन विच सब्जेक्ट डिड राधिका स्कोर द लोएस्ट मार्क्स। अब जिस बार की हाइट सबसे छोटी होगी, सबसे कम होगी, वो आपका सबसे लोएस्ट मार्क्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंग्लिश का सबसे लोएस्ट बार है विच इज एट 40 ओनली। तो यहाँ पे उसने इंग्लिश में सबसे कम मार्क्स स्कोर किए हैं। हाईएस्ट किसमें किए हैं, हिंदी में, ठीक है। हाउ मेनी मार्क्स डिड शी स्कोर इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में बच्चों उसने स्कोर किए हैं अराउंड 55, ठीक है। बिकॉज ये कहाँ पे जा रहा है, दिस इज गोइंग इन द सेंटर, ठीक है। 50 और 60 के बीच में है, तो ये बता रहा ये रिप्रेजेंट कर रहा है 55 को, ओके। इन विच सब्जेक्ट, in which subject did she score less than 60 marks। तो 60 से कम बच्चों उसने किस किस सब्जेक्ट में स्कोर किए हैं, मैथ्स में, संस्कृत में और इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश, संस्कृत एंड मैथ्स। अब बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगेन वी हैव बार ग्राफ हियर, so we have to read it first and then we have to see these questions। what information do you get from the bar graph। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इधर आपके पास परसेंटेज है बॉयज पास इन क्लास 12। so this bar graph is representing the number of the percentage of boys that passed in the year in the range of 2014 till 2020, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेशन 2014 और 15 का है, द 15 16 16 17 17 18 19 18 19 and 19 20। so the graph is showing the percentage of boys passed in class 12 of a school from the academic years 2014-15 to 2019-20, okay। so in which academic year was the result best and why। so बच्चों the result was best in the year 2019-20, ठीक है। यहाँ पे 100% बॉयज जो है वो पास हुए हैं, ओके। 2014-15 in which academic year did the least number of boys pass। तो यहाँ पे 14 और 15 में सबसे कम बॉयज ने पास किया है, ठीक है। What is the difference between the pass percentage of the academic years 2016-17 and 18-19। तो यहाँ पे 16-17 और 18-19 के आपको डिफरेंस निकालना है इन देयर परसेंटेजेस, ओके। सो इट इज 20%। अब आगे चलते हैं बच्चों, अब हम देखेंगे कि बार ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे पहले अगेन हमारे पास बच्चों इन्फॉर्मेशन होती है जो कि टेबल की फॉर्म में इस तरीके से हमें गिवन होती है, ठीक है। हम क्या करते हैं बच्चों, बार ग्राफ में हमारे पास दो एक्सेस होती हैं। एक होती है आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सेस, इसको हम एक्स एक्सेस कहते हैं,
एक होती है वर्टिकल एक्सिस जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों फिर ये जो डेटा होता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास है मार्क्स, तो एक साइड हम रिप्रेजेंट करते हैं ईयर्स को और एक साइड हम रिप्रेजेंट करते हैं रुपीस को, ठीक है। ईयर को बेसिकली हम मोस्टली यहाँ पे वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नंबर्स होते हैं हम इनको उल्टा भी कर सकते हैं, बट ईयर को हम बच्चे यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर्स को इधर, ताकि बार ग्राफ जो है वो इस तरीके से बन सके, ठीक है। हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, इस केस में जो आपका बार ग्राफ होगा वो इस तरीके से बनेगा फिर, ओके। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इस तरीके यहाँ पे ये जो बार ग्राफ है वो क्रिएट किया गया है, ओके। अगेन बच्चों इस केस में भी आपको, बार ग्राफ के केसेस में भी आपको स्केल का काफी ध्यान रखना है कि आपको कितने जो स्केल है वो कितना गैप होएगा, ठीक है। ये आपको काफी अच्छे से डिसाइड करना है। अब एग्जाम्पल 2 देखिए इधर बच्चों, यहाँ पे प्रोडक्शन गिवन है राइस की इन लाख टन्स in some of the states in India during 1985 was given below. Represent the data in the form of bar graph. यहाँ पे हमारे पास स्टेट्स है बच्चों और नीचे हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ राइस है। तो हमने क्या किया बच्चों, एक जगह स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर दिया और दूसरी जगह यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट करा राइस को। अब बच्चों यूपी में कितनी प्रोडक्शन है, 30 लाख टन, तो हमने 30 तक यहाँ पे बार ग्राफ बनाया, बार बनाया, ठीक है। इस तरीके से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात के लिए भी हमने बार ग्राफ को बनाया, ओके। अब चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। वी हैव आवर एक्सरसाइज 9.3, ओके। तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हियर वी हैव टू स्टडी द बार ग्राफ एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सो बच्चों यहाँ पे देखिए वी हैव बार ग्राफ, जहाँ पे on y axis we have our number of students, on x axis we have our classes, ठीक है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। अब हमें बताना है what information does the graph represent. So the graph is representing the number of students that are there in each class, ठीक है। Okay, what does y axis represent? Y axis is representing the number of students, ठीक है। विच क्लास हैज द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, लीस्ट है बच्चों क्लास 3 में, क्योंकि इसका जो बार है वो सबसे शॉर्ट है हाइट में, ठीक है। विच क्लास हैज द मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सो क्लास 2। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन टोटल फ्रॉम क्लास 1 to 4, टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों, क्लास 1 में है 40, क्लास 2 में है बच्चों 55, 55, 3 में है 50, 4 में है बच्चों 3 में है सॉरी 35, 3 में है बच्चों हमारे पास 35 एंड 4 में है 50 स्टूडेंट्स, ठीक है। ऐड करेंगे वी विल गेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 10, दिस विल बी 10, 15, 16, 17, 18, 180 स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन वी हैव अ ग्राफ हियर, you have to read it carefully and answer the following questions. What information does the bar graph gives? Marks of a student in 1, 2, 3, 4, 5 different subjects, okay. In which subject is the student poorest? किसमें सबसे कम मार्क्स लाया बच्चों स्टूडेंट, and the answer is social studies, social science, ठीक है। In which subject is the student best? किसमें सबसे ज्यादा बेस्ट है, so the student is best in maths. In which subject did he get more than 45 marks? So बच्चों 45 की रेंज ये है, तो हमें बताना है किस सब्जेक्ट में उसने 45 से ज्यादा लेके आया है। तो 45 से ज्यादा उसने बच्चों हर सब्जेक्ट में स्कोर किया है, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और हिंदी में भी, ठीक है बच्चों। थर्ड क्वेश्चन अब आपका होमवर्क है, ठीक है। इसको अगेन आप रीड करोगे और आंसर्स को आंसर लिखोगे, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास हाइट है ऑफ 35 स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड यहाँ पे उसको रिकॉर्ड किया गया है, हमें इसका बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक साइड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लेंगे एंड दूसरी साइड वी विल टेक दी हाइट। ओके, सो वी विल मेक अ बार ग्राफ। हम पहले दो एक्सेस बनाएंगे। ठीक है, दिस विल बी योर वाई एक्सिस, दिस विल बी योर एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर बच्चों वाई एक्सिस पे हम डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स को, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वाई एक्सिस पे आ जाएंगे हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे आ जाएगी हमारी हाइट इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं हाइट को। ठीक है, हाइट है सबसे पहले 138, 140, फिर है 139, फिर है बच्चों 142 सेंटीमीटर, देन 143, फिर है 139। इसके बाद बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम स्केल ले लेते हैं 1 to 8 का। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दिस इज योर वाई एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब बच्चों हाइट 138 सेंटीमीटर कितने स्टूडेंट्स की है, 3 स्टूडेंट्स की। तो आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, यू विल मेक अ बार टिल हियर। ओके, इस तरीके से आप ठीक है, फिर 140 हाइट, 140 सेंटीमीटर हाइट है 8 स्टूडेंट्स की, तो आप 8 तक इसको रिप्रेजेंट करोगे। बच्चों आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपका जो विथ होएगा बार्स का वो सेम होना चाहिए। ठीक है, यू विल यूज योर रूलर फॉर दैट। बच्चों हाइट 139 सेंटीमीटर 5 स्टूडेंट्स की है, सो टिल 5 यू विल ड्रॉ दी बार। फिर है 142, 8 स्टूडेंट्स की हाइट बच्चों अगेन 142 है। फिर है बच्चों 143 सेंटीमीटर, 6 स्टूडेंट्स की हाइट है 143, सो टिल हियर यू विल। एंड लास्ट है 139 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ पे 139 रिपीट हुआ है, तो आप इसको एक बार ही लेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से आपका बार ग्राफ बनेगा। ठीक है, और ये लास्ट वाला रिपीट कर रही हूँ। बच्चों यहाँ पे लास्ट है 139। ठीक है, 139 बच्चों यहाँ पे रिपीट हो रहा है, सो ये 141 होगा या तो। ठीक है, यहाँ पे हम 141 लिख देते हैं। सो इट इज माइट बी 141 और ये 5 स्टूडेंट्स की है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप 5 तक अगेन बनाएंगे इसको। ठीक है, तो ये आपका बार ग्राफ बनेगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका होमवर्क है। इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपने इस चैप्टर को एंजॉय किया हो। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, बाय बाय।